विधानसभा अध्यक्ष क्या फैसला देते हैं वो तो उन पे निर्भर करता है, वो 14 तारीख को ही बताया जा सकता है, उस पर कयास लगाना सही नहीं है। लेकिन जो उनकी स्थिति है शिंदे साहब की, उस पर चर्चा की जा सकती है। और वो चर्चा ये है कि शिंदे साहब के होते हुए, पहले तो हम इस पे चर्चा करें कि शिंदे साहब को क्यों लाया गया। तो जाहिर है कि शिवसेना को तोड़ा इसलिए गया कि दो काम करना था, एक तो अपनी सरकार बनानी थी बीजेपी को, और एक जो है शिवसेना को कमजोर करना था, चूंकि उद्धव ठाकरे ने उनकी बात नहीं मानी। जो आला कमान है बीजेपी के, वो चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, तो उसका बदला भी लेना था, उनको सबक सिखाना था। लेकिन दर हकीकत ये हुआ कि जब टूट करके सरकार तो उनकी गिर गई महाविकास आघाड़ी की, लेकिन शिवसेना कमजोर उस तरीके से नहीं हुई जमीन पे जिस तरह से कमजोर करना चाहते थे ये लोग। जनाधार जो है बीजेपी के साथ नहीं जुड़ सका, शिंदे को साथ लेकर के जनाधार शिवसेना के साथ ही बना रहा एक। और इसी का नतीजा देखिए कि अब जो है एनसीपी को तोड़ा गया और एनसीपी को तोड़ करके अजित पवार को लाया गया। लेकिन अजित पवार को लाए जाने के बाद ये चर्चा होने लगी थी कि क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना है, क्या शिंदे जी का रोल खत्म हो गया। और उसकी वजह ये मानी जाती है कि शिंदे जी ठीक है, उनके साथ जो और सारे विधायक हैं वो किस तौर पे जीतेंगे। अब उन्होंने भले सिंबल ले लिया है, पार्टी का नाम जो है उनके पास शिवसेना तो नहीं है लेकिन शिवसेना है, तो उन तमाम चीजों के बाद क्या जनता के वोट शिफ्ट होंगे, तो वो दिख रहा है नहीं शिफ्ट होंगे। फिर बात आती है कि जो अगर इतने 7 लोग आए हैं विधायक, तो सबको सीटें चाहिए, सब सीट मांगेंगे कि भाई हमको सीटिंग विधायक है हमको दीजिए। लेकिन सीटिंग विधायक होने से भी क्या उनकी स्थिति जीत वाली है? तो बहुत सारे विधायक हैं जो हार जाएंगे, ये बीजेपी को भी आकलन है। फिर बीजेपी के अपने भी कार्यकर्ता हैं जिनको एडजस्ट करना है उनको, तो शिंदे का बैगेज क्यों लेकर के चले, बीजेपी के पास एक ये आ जाता है। फिर आता है कि अब जब लेकर के आए हैं अजित पवार को, तो अजित पवार को लाने का मकसद ये था कि किस तरह से एनसीपी को कमजोर किया जाए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी जो है वो शरद पवार जी की वजह से ताकतवर स्थिति में है, ताकतवर मराठा नेता जाने जाते हैं। और अभी जो मराठा आंदोलन हुआ है उसका अगर पूरा घटनाक्रम देखिए, तो जो फडणवीस है उनको माफी मांगनी पड़ी, पुलिस लाठीचार्ज हुआ और पुलिस लाठीचार्ज के बाद फडणवीस को माफी मांगनी पड़ी। आमतौर पे ऐसा आप देखते नहीं है, जब पुलिस लाठीचार्ज करती है तो कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगता है कि गलती हुई, लेकिन माफी मांगी। वो माफी क्यों मांगी? क्योंकि मराठाओं का जो वोट प्रतिशत है वो 30 से 32% है और बड़े ताकतवर हैं वोट के माध्यम से। और बीजेपी के साथ दुर्भाग्य है कि उनके पास कोई बड़ा मराठा नेता नहीं है। वो जो फडणवीस हैं वो ब्राह्मण हैं, और बीजेपी के साथ एक हमेशा माना जाता रहा है कि सवर्णवादी लोग जो हैं, ब्राह्मण लोग जो हैं, वो बीजेपी के साथ है संघ की वजह से। और एक जो मजबूत नेता हुआ करते थे, याद कीजिए प्रमोद महाजन और जो गोपीनाथ मुंडे पिछड़े कास्ट से, वो अब स्थिति नहीं है। पंकजा मुंडे को इन लोगों ने कमजोर कर दिया और पंकजा मुंडे भी इनके साथ ठीक तरीके से खड़े नहीं है। तो अब जब अजित पवार को लाया गया तो ये उम्मीद थी कि मराठा वोट जो है हमारे सब शिफ्ट होगा, लेकिन मराठा आंदोलन के बाद वो स्थिति बदल गई और शरद पवार वहां सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले पहुंचे, फिर उद्धव ठाकरे पहुंचे, और जो मराठा जो ओबीसी वोट बैंक है वो फिर शिफ्ट हो गया। वो लगा कि अजित पवार के साथ वो वोट बैंक नहीं है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल स्थिति है कि शिंदे जी उनके लिए बैगेज की तरह हो गए हैं, और शिंदे जी को ढोना बीजेपी के लिए अब मुश्किल वाला समय है। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि शिंदे जी की जगह जो है खत्म हो गई है बीजेपी सरकार की। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब काटने का ही वक्त आ गया है। और काटने का भी क्या काटेंगे, फसल जो लगाई थी वो फसल हुई नहीं, तो घास बन के रह गई फसल। और जो उसमें हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं मुन्नी हो गया है ना, कि बीज जो है जो उसमें अनाज आना था वो अनाज आए नहीं, और पौधा पहले गिर गया। तो हमारे यहाँ बोलते हैं धान के समय बोलते हैं खखरी हो जाना। खखरी हो जाने का मतलब होता है कि उसमें छिलका तो है लेकिन अनाज नहीं है। तो बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में यही हुआ। उसने सोचा तो था कि जो है हम धान लगा देंगे, लेकिन धान लगाने का एक तो समय होता है, कभी भी धान लगा नहीं सकते हैं। रबी के फसल में अगर ये लगा देंगे धान तो बेकार हो जाएगा। तो गलत समय में उन्होंने धान लगाया और उसका नतीजा हुआ कि जो है अब जो उन्होंने पूरी मेहनत की वो उनके खिलाफ जा रही है। अब एक तरह से मान सकते हैं, अगर मैं एक वाक्य में कहूं, तो बीजेपी फंस गई है बुरी तरह से, और तमाम कोशिशें, जितनी भी कोशिशें बीजेपी की हुई
वो तमाम कोशिशें बीजेपी को और फंसाती चली गई। समझ लीजिए महाराष्ट्र दलदल की तरह उसके उसके लिए सामने आ गया कि पहले जो है एक तो आपने गलती की कि आपने जो है अजित पवार को तोड़ करके सरकार बनाई थी। उस समय आप याद कीजिए रात भर में कुछ घंटे की सरकार हुई, बहुमत साबित करने से पहले फडणवीस जी जो इस्तीफा दे करके चले गए। और उससे पहले भी मैं कहूं जो एक रार ठान लिया इन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे या कहिए कि जो है बाला साहब ठाकरे या कहिए शिवसेना सबसे विश्वस्त पार्टी रही बीजेपी के, और महाराष्ट्र में भी बीजेपी को जमने में शिवसेना का बड़ा रोल है। शिवसेना के कंधे पर चढ़ करके बीजेपी इतनी ऊंचाई तक आई थी, लेकिन जब बीजेपी ऊंचाई पर आई तो अहंकार से भर गई और उसने कहा कि कोई नहीं, मैं ही सबसे बड़ा भाई हूं और जो मैं कहूंगा वही होगा। तो ये उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया था कि अगर ये किए हम तो शिवसेना का अस्तित्व तो कुछ साल में निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। और शिवसेना तन करके खड़ी हो गई, उद्धव ठाकरे खड़े हो गए और उसके बाद किस तरह से सपोर्ट किया शरद पवार ने सबको मालूम है। तो बीजेपी ने जितने प्रयास किए, शिवसेना को कमजोर करने के प्रयास किए या एनसीपी को कमजोर करने के प्रयास किए, ये तमाम प्रयास फ्लॉप इसलिए हो गए कि जमीन पर बीजेपी जो है वो मजबूत नहीं है। और इस चक्कर में उसने अपने नेताओं को भी नाराज किया, चाहे एकनाथ खड़से हो या पंकजा मुंडे हो। अब बताइए, गोपीनाथ मुंडे मजबूत धड़ा थे, मजबूत स्तंभ थे महाराष्ट्र बीजेपी के। आज पंकजा मुंडे के साथ जो आप कर रहे हो, क्या गोपीनाथ मुंडे के समर्थकों को वो अच्छा लगेगा? क्या ओबीसी समाज को वो अच्छा लगेगा? आप देखिए, आप कितना भी कहिए कि आप जो है देशभक्ति कर रहे हैं या सबसे पहले देश को सोचते हैं, लेकिन ये झूठे दावे इसलिए हो जाते हैं कि सबसे पहले आप कास्ट समीकरण को सोचते हैं। जातीय समीकरण के बिना हिंदुस्तान में राजनीति नहीं की जा सकती है, और धर्म की जो राजनीति करने की कोशिश की उसका बंटाधार हो चुका है। तो धर्म के भीतर जो वो जिस तरह से कास्ट को, जिस तरह से हिंदू धर्म पे आरोप लगता है कि आप जो है जातियों के बीच में भेद पैदा किया, दलितों को सम्मान नहीं दिया, पिछड़ों को सम्मान नहीं दिया, आदिवासियों को सम्मान नहीं दिया, और लगातार दिखता रहता है। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए या कहीं देख लीजिए। और शिवसेना ओबीसी की पार्टी है, ये भी जान लीजिए। शिवसेना भले आपको लगता है कि हिंदू की पार्टी है, लेकिन हिंदू की पार्टी है, लेकिन वो कास्ट फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। और शिवसेना ओबीसी की पार्टी है, उसकी जो समर्थक है महाराष्ट्र का ओबीसी समाज है। अब पूरे देश में जो ओबीसी के पास मैसेज गया है, जातीय जनगणना को रोकने का जिस तरह से प्रयास किया गया बीजेपी द्वारा या संघ के नेताओं द्वारा या और जो सवर्णवादी सोच के लोग हैं, फाइनली क्या हुआ? बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, और उत्तर प्रदेश में जो स्वामी प्रसाद मौर्य है या अखिलेश यादव है, जातीय जनगणना के पक्ष में बड़ी मजबूती से खड़े हो गए हैं। और कांग्रेस पार्टी खुद, आप याद कीजिए, अभी 2 दिन पहले जो है जो सोनिया गांधी ने लेटर भेजा, उसमें क्या कहा? 9 बातों में क्या है? जो विशेष सत्र आ रहा है अभी, विशेष सत्र के लिए क्या कहा है कि जातीय जनगणना बहुत मजबूती से हम उठाएंगे। तो आप समझ लीजिए देश की राजनीति जो है वो जातीय जनगणना उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रहा है, और जातीय फैक्टर बहुत मजबूत होने जा रहा है। और ओबीसी जिस मजबूती के साथ अब राजनीति करने जा रही है, अब ओबीसी को इग्नोर करके देश में राजनीति नहीं कर सकते हो, ये मैसेज बीजेपी के पास चला गया है। इसीलिए बीजेपी के जो प्रेरणा स्रोत है कहिए या संघ के जो हेड हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो भागवत जी को कहना पड़ रहा है कि जब तक देश में गैर बराबरी है आरक्षण रहेगा, लेकिन आरक्षण रहेगा तो आरक्षण को जमीन पे उतारना पड़ेगा। भागवत जी, केवल भाषा में नहीं चलेगा। आप लगातार जो वैकेंसियां निकाल रहे हैं, वो चाहे कॉलेज की वैकेंसी हो, चाहे वो दूसरे कांस्टेबल की वैकेंसी हो, आप उन तमाम वैकेंसियों में चालाकी दिखा रहे हैं और ईडब्ल्यूएस की सीटें ज्यादा कर देते हैं, जबकि उसका परसेंटेज कम है, और वो भी गलत है। अगर संवैधानिक बात करें तो ईडब्ल्यूएस जातीय आधार पे आरक्षण नहीं है। तो ये सारी चीजें बीजेपी को समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है तो समझ में आ जाएगी। और जो कहा प्रोफेसर स्वामी ने कि कई लोगों के जाने का वक्त है, तो अब इनके जाने का वक्त आ गया है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस